रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या है, डिबेंचर्स की रीपेमेंट करना, ठीक है, उसके मेथड्स वगैरह बता रखे हैं। अगेन वेरी सिंपल चैप्टर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के क्या क्या मेथड है, हम जब डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो क्या क्या तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला है पेमेंट इन लमसम, एक बार में रीपे कर देना सारा पैसा। दूसरा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, इसको ड्रॉ ऑफ लॉट्स भी बोला जाता है, ठीक है, लॉट्स में ड्रॉ करना। जैसे 50,000 डिबेंचर है, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम हर साल 12,500 डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, तो 4 बार करके कर रहे हैं, 12,500, 12,500, 12,500, 12,500, ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो गया ये। तीसरा होता है परचेज इन ओपन मार्केट। अगर ओपन मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में आपके डिबेंचर्स हैं तो खुद ही अपने डिबेंचर्स को परचेज कर लेना, तो वो कैंसिल आउट कर देंगे। परचेज करा अपने डिबेंचर्स को, अब तो कोई रिडेम्पशन के लिए नहीं आएगा ना कि मेरे पैसे रीपे करो, आपने खुद ही कर लिए डिबेंचर्स अपने पास परचेज, तो कैंसिल कर दो दोनों को आपस में, ठीक है। लास्ट तरीका है कन्वर्जन इनटू शेयर्स, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देना। तो आइए, सबसे पहले कंसेप्ट आता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का। देखिए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में क्या होता है, प्रॉफिट जो हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं उसमें से कुछ पैसा ट्रांसफर कर देते हैं हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। इसकी बस ये इंटेंशन है कि कंपनी सारा पैसा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को ना बांट दे और बाद में हाथ खड़े कर दे कि हमारे पास तो डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करने के लिए पैसा है ही नहीं। पहले के टाइम में तो डीआरआर की परसेंटेज 50%, 25% तक थी, बट अब इसकी रिलैक्सेशन हो गई है, अब सिर्फ 10% बनाया जाता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। प्रॉफिट में से पैसे को सेट असाइड करके डीआरआर में रखते हैं, वो डीआरआर सिर्फ किसके लिए यूज हो सकता है, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, ठीक है। तो मतलब इसकी इंटेंशन ये थी कि आपको पैसा डिविडेंड के रूप में बांटने से रोक लिया, थोड़ा बहुत वो करा है बस। तो ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट्स टू डीआरआर एज फॉलोज, क्या एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। दिस डीआरआर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की रिडेम्पशन के अलावा किसी और चीज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड बाय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। अब मैंने कहा ना बहुत रिलैक्सेशन हो गई है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को ही डीआरआर बनाना पड़ता है, एक्सेप्ट वो भी अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। एचएफसी मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अगर एनबीएफसी और एचएफसी है अनलिस्टेड वाली तो उनको नहीं बनाना, बाकी सारी अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है, ठीक है। तो ना लिस्टेड को बनाना, अनलिस्टेड में भी एनबीएफसी और एचएफसी को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अनलिस्टेड कंपनीज बनाएंगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कितना, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड, जितने भी डिबेंचर्स हमारे आउटस्टैंडिंग है उसका 10% बनाना है, ठीक है। ऑब्वियसली रिडेम्पशन से पहले ही बनाना पड़ेगा। आफ्टर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के बाद ट्रांसफर डीआरआर टू जनरल रिजर्व। जब एक बार रिडेम्पशन हो जाए फिर डीआरआर को किस में ट्रांसफर कर देंगे हम, लास्ट में जनरल रिजर्व में। अब यहां पर डाउट आ सकता है, आप कहो कि डीआरआर का पैसा तो रिडेम्पशन में लगना था, फिर डीआरआर में बैलेंस बचेगा कैसे। देखिए, आप बैलेंस शीट बनाइए अपने दिमाग में, आपके असेट साइड पर बैंक है और इधर एक X% डिबेंचर्स है लाइबिलिटी साइड पर, और रिजर्व से सरप्लस में P&L वगैरह ये सब चीजें पड़ी है। हमने P&L से पैसा ट्रांसफर करके किस में डाल दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, तो P&L रिजर्व से सरप्लस में से कम हुआ, डीआरआर बढ़ गया, ये किया। अब डिबेंचर्स की रिडेम्पशन की बारी आई, तो क्या करोगे, डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, पेमेंट कर दोगे। तो लाइबिलिटी से डिबेंचर खत्म होगा, उधर से बैंक का अकाउंट, बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा। तो डीआरआर तो रह ही गया ना। डीआरआर कैसे खत्म हुआ, देखिए डीआरआर का मतलब क्या था, डीआरआर क्या है कि ये जो पैसे इधर असेट साइड पे हैं इनका सोर्स क्या है, वही तो है ये। लाइबिलिटी असेट क्या होती है कि असेट्स ये है और ये आया कहां से, ये यहां से आया लाइबिलिटी में से, तो इसका सोर्स बताता है। अब बैंक में पैसा था, पहले उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, P&L अकाउंट। तो आप P&L अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा था तो कंपनी कहीं पे भी यूज कर सकती थी उस पैसे को। अब उस बैंक वाले पैसे को रिस्ट्रिक्ट करके डीआरआर में कर दिया, तो वो पैसा तो अभी भी बैंक में ही है, बट अब वो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डीआरआर।
इसलिए वो और कहीं यूज नहीं हो सकता। समझ में आई बात? अकाउंटिंग है ये, सीधी बात। तो डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व, इसकी एंट्री पास हो जाएगी। एक तो बनता है डीआरआर, बट केवल पैसे को बस पीएनएल से ट्रांसफर करके डीआरआर में डाला, बैंक में ही पड़ा रहा, वो काफी नहीं है। हमें ये पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ये कुछ बॉन्ड सिक्योरिटीज बता रखी है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें ही हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? 15% इन्वेस्टमेंट करनी है। कब करनी है? देखिए, जिस साल भी डिबेंचर्स को रिडीम करना है, जिस साल भी डिबेंचर्स को रिडीम करना है, उससे 30 अप्रैल तक, जैसे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ये एक साल है। तो अगले 31 मार्च 2023 तक अगर आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो इससे पहले पहले इस 30 अप्रैल तक डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। हमें पहले करो, आपकी मर्जी, बट 30 अप्रैल मैक्सिमम डेडलाइन। अगले साल के मार्च तक अगर डिबेंचर्स रिडीम होने हैं तो 30 अप्रैल, पिछली 30 अप्रैल हमारी डेडलाइन है। समझ में आ गया? अगले मार्च तक अगर डिबेंचर्स रिडीम होने हैं तो इस 30 अप्रैल तक डीआरआरआई बन जाना चाहिए। लेकिन डीआरआर में तो कोई ऐसी डेट नहीं गिवन थी, तो डीआरआर भी जनरली इसके साथ साथ ही बना लिया जाता है, प्रैक्टिकली देखें तो। ठीक है, वैसे कहा जाता है पिछले साल की आखिरी डेट पर बना लो। जैसे अगर 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 के बीच में कभी डिबेंचर्स रिडीम करने, 31 मार्च 23 को ही करने, तो पिछले मतलब 31 मार्च 2022 को हम लोगों को डीआरआर बना लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन डीआरआई की तो डेट है 30 अप्रैल से पहले बनाना है। ठीक है, 30 अप्रैल तक बनाना है, कभी भी बनाओ। ऑल कंपनीज एक्सेप्ट अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज, अनलिस्टेड एनबीएफसीज और एचएफसीज को छोड़कर shall invest at least 15% of the amount of its debentures maturing during the financial year that is up to 31st March। ठीक है, 31 मार्च तक जो डिबेंचर्स रिडीम होने उस पर बनाना है। डीआरआर के लिए तो क्या था, जितने भी डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 10%। यहां पर है कि कोई बात नहीं, अभी जितने हाल फिलहाल में इस साल जो डिबेंचर्स रिडीम होने उसका डीआरआई बना लो, अगले बार का फिर बना लेना चाहिए। ठीक है, ये फर्क हो गया दोनों में। एक और एग्जेम्पशन क्या है, लिस्टेड एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो एग्जेम्प्ट। तो आप इंटेंशन समझ रहे हो, जिनके पास पैसे का वैसे ही इतना ये रहता है, उनको डीआरआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड एनबीएफसीज, एचएफसीज, लिस्टेड एआईएफआई, बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको छोड़कर, ठीक है, इन बैंक को छोड़कर सबको डीआरआरआई बनाना है। डीआरआरआई शुड बी created on or before 30th April of the debentures maturing in the financial year as follows। क्या एंट्री होगी? DRRI डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट करी, बैंक में से पैसा कम हो गया। ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा हमें, देखिए हम मान के चल रहे कि इंटरेस्ट अलग से मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट भी उस इन्वेस्टमेंट में ही एड ऑन होता जा रहा है तो वो क्वेश्चन बताएगा, वरना तो मैंने क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही चल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई और इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई डेबिट टू पीएनएल। फिर पीएनएल में उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर तो करना ही है। लेकिन अगर वो कहीं नहीं, उसी इन्वेस्टमेंट में ही हमने फिर इन्वेस्ट कर दिया उस इंटरेस्ट को भी, तो फिर बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू इंटरेस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना, आपने अगेन री इन्वेस्ट कर दिया इंटरेस्ट को। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, बुक में नहीं है, आ जाए तो कह रहा हूं, तो बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट टू पीएनएल। फॉर एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, अब रिडम्पशन के टाइम पर ये पैसा निकाल के लाओ, इसी के लिए तो करा था इन्वेस्ट, तो बैंक डेबिट टू डीआरआरआई। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की क्या जर्नल एंट्री होती है? देखिए, लमसम हो या पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो तो एंट्री नॉर्मल है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस ये फर्क है। लमसम में ये एंट्री एक ही बार में हो जाएगी, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर रहे हो यही सेम एंट्री हर साल होगी। जैसे इस साल 12,500 डिबेंचर रिडीम के, तो उसके लिए ये 2 एंट्री, फिर अगले साल फिर हर बार ये 2 एंट्री होती रहेंगी। समझ में आया? ये कब? जब पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स हो रहा है। ये दोनों मेथड आए। परचेज ऑफ डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओपन मार्केट में डिबेंचर्स को परचेज कर रहे हैं, अपने ही डिबेंचर्स को परचेज किया, इसमें थोड़ा हमें इंटरेस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा,
क्या? देखिए, जब हम डिबेंचर्स ओपन मार्केट में परचेज कर रहे हैं तो तब तक जो लास्ट, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट कंपनी पे करती है 31 मार्च और 30 सितंबर को, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है 30 सितंबर और 31 मार्च को। हम 1 जुलाई को डिबेंचर्स ओपन मार्केट से परचेज करते हैं। जब हम 1 जुलाई को परचेज कर रहे हैं तो उस बंदे को जिससे परचेज करा, लास्ट में इंटरेस्ट कब मिला होगा उसको? 31 मार्च को। अप्रैल मई जून डिबेंचर्स उसी के पास थे। क्या अप्रैल मई जून का इंटरेस्ट उसको नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उसके पास इंटरेस्ट थे, वो डिबेंचर्स थे, तो इन 3 महीने का इंटरेस्ट भी हम उसको साथ में देंगे। समझ में आ गया? जब हम डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं और लास्ट इंटरेस्ट उसको कब मिला था, तब से लेकर डेट ऑफ परचेज ऑफ डिबेंचर्स तक, ये महीनों का इंटरेस्ट हम उसको पे करेंगे डिबेंचर्स की वैल्यू के साथ। समझ में आ रही है बात? जैसे 31 मार्च तक का तो डिबेंचर का इंटरेस्ट उसको मिल ही गया था, उसकी तो बात ही नहीं। उसके बाद से अप्रैल मई जून, ये 3 महीने और रहे उसके पास डिबेंचर, इसका इंटरेस्ट और दो। अब अगर कम इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब इंटरेस्ट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको माइनस करके देखना पड़ेगा। एक्स इंटरेस्ट अगर दे रखा है तो इंटरेस्ट की वैल्यू उसमें इंक्लूड नहीं है, एक्स मतलब एक्सक्लूड है। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूड है वो, तो अलग से कैलकुलेट करके फिर देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तब समझ में आ जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पे करने की एंट्री हो गई, मतलब परचेज करने की एंट्री हो गई डिबेंचर्स को। अब जब इन डिबेंचर्स को कैंसिल करेंगे, देखिए हमने क्यों परचेज किया होगा ओपन मार्केट में? क्योंकि वो जो हमारे डिबेंचर्स होंगे वो कम पर प्लेस्ड होंगे मार्केट में, अभी उनकी वैल्यू कम चल रही होगी, तो ही तो परचेज करेंगे। अगर मेरा 100 रुपए का डिबेंचर मार्केट में 150 रुपए का है, तो मैं तो फिर रीपे ही ना करूं डिबेंचर्स को, 100 ही पे करने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम पे हुआ 10% तो 110 पे करने पड़ेंगे। 150 रुपए का क्यों खरीदूं बाजार से 100 रुपए के डिबेंचर को कैंसिल करने के लिए? ठीक है ना? कैंसिल तो तब करेंगे जब वही डिबेंचर 80 रुपए में मिल रहा होगा बाजार में, तो हम रीपे करें, उससे बढ़िया तो क्या परचेज कर लो मार्केट में। आपके पास ही आ गए आपके डिबेंचर, कैंसिल कर दो आपस में, तो प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए हम परचेज करके कैंसिल कर रहे हैं। तो X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आ गई ये बात आपको? देखिए एक इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 4th स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 8.19 पर दे रखी है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी, AIFI, NBFC, HFC। कहने का मतलब ये कि उस पर DRR, DRI सब ये लागू होगा। ठीक है। एज ऑन 1 अप्रैल 2021 12% डिबेंचर्स हैं 7.5 लाख के। बैलेंस ऑफ DRR 25,000 रुपए। DRR इन्वेस्टमेंट 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाय 10% ₹1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ ₹100 ईच। एक तो 12% डिबेंचर से 7.5 लाख के ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को। DRR में पैसा पड़ा है उनका 25,000 रुपए का। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1,12,500 की। कहां कर रखी है वो बता दिया, सीधी बात ये। DRR, DRI और डिबेंचर ये तीनों दे रखे हैं। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द DRR वॉज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हम ये जो DRR में पैसा ट्रांसफर करते हैं ये 31 मार्च को करते हैं। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2022 बैलेंस एट बैंक वॉज ₹7.5 लाख बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। DRRI पर इंटरेस्ट मिलने से पहले बैंक का बैलेंस 7.5 लाख रुपए था 31 मार्च 2022 को, साल के एंड में। द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज किया, वो तो इनकैश करना ही पड़ेगा तभी तो डिबेंचर्स रिडीम होंगे, उसी के लिए तो ये सारा DRRI बनाया हमने। और कह रहे डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें ये फॉलोइंग अकाउंट्स बनाने हैं, डिबेंचर, DRR, DRRI, बैंक और डिबेंचर होल्डर। ये 4-5 अकाउंट हमें बनाने हैं। देखिए सबसे पहले बात करें डिबेंचर अकाउंट की। डिबेंचर का बैलेंस BD कितना है? 7.5 लाख का। डिबेंचर एक लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा,
बाय बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2021 7.5 लाख रुपए लिख दो। 31 मार्च को रिडीम कर रहे हो, क्या एंट्री होगी रिडम्पशन की? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, यही एंट्री होगी ना। तो डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर तो डेबिट हो रहा है, रीजन क्या है? टू डिबेंचर होल्डर, 7.5 लाख लिख दिया। ये तो क्लोज हो गया, ठीक है, पता है ना आपको, लेजर पोस्टिंग 11th में थी, ये डिबेंचर हो गया। इसके बाद डीआरआर अकाउंट बनाना है। अब डीआरआर में क्या, डीआरआर में पैसा सफिशिएंट है? रूल्स के हिसाब से 10% रखना होता है। डिबेंचर्स कितने के? 7.5 लाख के, तो 7.5 लाख का 10% कितना होता है? 75,000। इनके डीआरआर में पैसा 25,000 है, कम है, और बनाना चाहिए। कितना और बनेगा? 50,000। तो पहले डीआरआर का बैलेंस देखो, बाय बैलेंस बीडी 25,000, 1 अप्रैल 2021 को और पैसा ट्रांसफर कर दिया बाय पीएनएल 50,000। तो लास्ट में ये समझ में आया, पहले तो ये 50,000 और ट्रांसफर कर दिया। अब जब साल का एंड होगा, जब डिबेंचर्स रिडीम कर देंगे हम, तो डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में, पढ़ा था ना अभी हमने। तो डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व 31 मार्च 2022 को इन्होंने देखो करके दिखा दिया, टू जनरल रिजर्व 75,000 आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अच्छा, ये डीआरआर 50,000 रुपये हमने 1 अप्रैल को ही बना लिया, और क्या कब बनाते? क्या जब हम डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उसी दिन बनाते? उस दिन सुबह बनाते और दिन में ट्रांसफर कर देते, तो यूज क्या होता? ठीक है, वैसे क्वेश्चन ने कहा है हर साल 31 मार्च को बनाते हैं, बट नहीं बनाया ना, तब तक तो 25 ही बना था। नेक्स्ट कहता है डीआरआर आई अकाउंट बनाओ। तो डीआरआर आई अकाउंट तो असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है। ये हमारे यहाँ 1,12,500 का खड़ा था, इसको एनकैश करवा लो। एनकैश करवाया रिडम्पशन करते वक्त, तो 31 मार्च 22 को बाय बैंक अकाउंट, बैंक डेबिट टू डीआरआर आई, समझ में आया। अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। देखिए बैंक अकाउंट में क्या है, बैलेंस बीडी दे रखा था, वो भी 31 मार्च 22 का, जस्ट इन एक्टिविटीज से पहले, वो कितना था? 7.5 लाख रुपए का, ठीक है। अब 2-3 चीजें होंगी, एक तो इंटरेस्ट आएगा डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट पर, एक वो एनकैश होगी इन्वेस्टमेंट, और एक डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करेंगे, उसी के लिए तो ये सब कर रहे हैं हम। तो टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई, इंटरेस्ट मिलेगा हमें 31 मार्च को कितना? 1,12,500 पर 10%, यही फेस वैल्यू थी ना। हाँ, तो इस फेस वैल्यू पर 1,12,500 पर 10% का इंटरेस्ट मिला, 11,250 रुपए। फिर बैंक डेबिट टू डीआरआरआई, उसको एनकैश करवा के लाए, बाय डिबेंचर होल्डर्स, उनकी रीपेमेंट कर दी। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स की रीपेमेंट होनी कितनी है? 7.5 लाख के डिबेंचर्स है, और उसके ऊपर 10% का प्रीमियम जाना है, तो 7.5 लाख प्लस 75,000, दोनों मिलाकर 8,25,000 रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है। ये डिबेंचर होल्डर खोला अकाउंट। डिबेंचर होल्डर में क्या एंट्री थी? डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर मतलब क्रेडिट हो रहा है, बाय डिबेंचर बाय प्रीमियम, वो करा टू बैंक अकाउंट करके उसको रीपे कर दिया। समझ में आया आप लोगों को? इलस्ट्रेशन 3 देखिए आप, पेज नंबर 8.17 पर। सेनकॉन लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इशूड ₹1,50,000 5% debentures on 30th September 2020, on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September। ठीक है, इन्होंने इशू करे 1.5 लाख डिबेंचर। कब करे थे? 30 सितंबर 2020 में करे थे, जिस पर इंटरेस्ट 2 बार मिलता है, 31 मार्च और 30 सितंबर को, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को। द कंपनी हैज द पावर टू परचेज डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन देयरऑफ। कंपनी चाहे तो डिबेंचर्स को मार्केट में खरीद सकती है। द फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, 2020 नहीं 2022 में 31 दिसंबर, एंड द कैंसिलेशन वर मेड ऑन द सेम डेट। उन्हें मौका मिला, डिबेंचर्स की वैल्यू कम दिख रही होगी, खरीदा और कैंसिल कर दिए। ऑन 31 दिसंबर 2020 इन्वेस्टमेंट्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन वर, उन्होंने इन्वेस्ट कितना कर रखा था पैसा? 22,500, ठीक है। वैसे 22,500 सफिशिएंट है? 1.5 लाख के डिबेंचर है, 15% होना चाहिए, 1.5 लाख का 15% 22,500 ही बनता है, तो बिल्कुल ठीक कर रखा है। 1 मार्च 2022 को उन्होंने
₹25,000 के डिबेंचर, 25,000 नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, टोटली 25,000 रुपए के। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का एक हुआ डिबेंचर, तो इसका मतलब 250 डिबेंचर खरीदे 100 रुपए के, तो आपको सीधा वैल्यू दे दी ₹25,000 डिबेंचर। परचेज फॉर ₹24,725 एक्स इंटरेस्ट, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, अलग से देना पड़ेगा। 1 मार्च को खरीद के लाए हो, लास्ट उस डिबेंचर होल्डर को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा उसको 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस 5 महीने। इन 5 महीने तक वो डिबेंचर अपने पास रखे रहे उसके, तो उस बेचारे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए पूरे 6 महीने का, मतलब ये हमारा बचना चाहिए कहने का मतलब, क्योंकि हम तो अपने ही डिबेंचर परचेस करके ला रहे हैं ना, उसको मिलना चाहिए। तो 5 महीने का इंटरेस्ट और देंगे उसको, कितने पे? 24,725 पर मत दे देना। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू, ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है। तो ₹25,000 पर कितने परसेंट है? 5%। कितने महीने का? 5/12। ये इंटरेस्ट अलग से देंगे, ये तो देंगे ही 24,725, इंटरेस्ट और देंगे उसको। फिर हमने 1 सितंबर 2022 को फिर खरीदे, ₹20,000 नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। इनकी कितनी नॉमिनल वैल्यू थी? ₹20,000। तो जैसे मैंने कहा ना, 100 डिबेंचर है अगर, या 100 रुपए की फेस वैल्यू है ये माने अगर हम, तो 200 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। बट आपको उसमें जाना नहीं है, कई लोग पूछते इसलिए मैंने बता दिया। ₹20,000 के डिबेंचर्स खरीदे, कितने में खरीदे? 20,125। सस्ते मिल रहे थे तभी तो खरीदेंगे, कम इंटरेस्ट है, लेकिन ये इसमें इंटरेस्ट भी हमने इसी के अंदर इंक्लूडेड है, तो अलग से कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है। 1 सितंबर को खरीदे, लास्ट इंटरेस्ट उसको कब मिला होगा डिबेंचर होल्डर को? 31 मार्च को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का इंटरेस्ट का हक किसका है? उसका। तो 5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, ₹20,000 इंटू 5/100, ठीक है, 5% ही थे ना, इंटू 5/12। ये इंटरेस्ट जो भी निकल के आया, ये 20,125 रुपए में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडेड है। समझ में आ गई बात? फिर हमें कहता है डिबेंचर अकाउंट और ओन डिबेंचर अकाउंट बनाओ, तो वही कर रखा है डिबेंचर अकाउंट। सबसे पहले इस साल के शुरू में 1 जनवरी 22 को बाय बैलेंस पीडी, कितने के डिबेंचर थे? 1.5 लाख के, क्योंकि ये तो 2020 में इश्यू कर चुके थे हम, 1.5 लाख के। अब पहले 1 मार्च को इन्होंने खरीदे, तो क्या एंट्री होगी खरीदने की? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें डिबेंचर का तो कहीं रोल नहीं आया, लेकिन अगली एंट्री डिबेंचर डेबिट टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, यहां गया ना डिबेंचर डेबिट हो रहा है, वो वाली एंट्री करो। टू ओन डिबेंचर 24,725, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 275 रुपए कर दिया। फिर इसके बाद 1 सितंबर को फिर से वही हो रहा है, टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। लास्ट में बैलेंस सीडी, कितने डिबेंचर बच गए? ओन डिबेंचर अकाउंट देखिए आप लोग, ओन डिबेंचर अकाउंट नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, मतलब हमें तो मेनली कॉस्ट और इंटरेस्ट देखना है, वो तो आपको नॉमिनल वैल्यू जस्ट दिखाने के लिए बता रखी है। क्या क्या है देखिए। अब अगर हम ये बात करें टू बैंक अकाउंट, सबसे पहले 1 मार्च को खरीद के लाए तो 24,725 थे, और प्लस 521 रुपए का इंटरेस्ट अलग दिया हमने, तो दोनों ये आ गए। इन डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू 25,000 है, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कौन पूछ रहा है। फिर इसके बाद 1 मार्च को इन डिबेंचर्स को कैंसिल भी करा, डिबेंचर डेबिट टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट। तो ओन डिबेंचर क्या हो रहा है? क्रेडिट बाय, रीजन क्या है? बाय डिबेंचर। तो देखो सामने वाली साइड पे बाय डिबेंचर 24,725, उसको कैंसिल कर दिया। अब 1 सितंबर की बारी आई, 1 सितंबर को फिर खरीद के लाए, अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कम इंटरेस्ट है, तो इसलिए लिखा 19,708, ठीक है। इंटरेस्ट कितना दिया था? 417 रुपए का। तो बाय डिबेंचर 1 सितंबर को 19,708 कर दिया, ठीक है। इस पूरे इंटरेस्ट को हम कहाँ ले जाएंगे? P&L में, हमारा खर्चा है ना, 5-5 महीने का 2 बार इंटरेस्ट दिया तो खर्चा ही है। 938 रुपए ये हमने P&L में ट्रांसफर कर दिए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।